नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार यानी खबरों का वो शो जहां हम देते हैं पूरी खबर के साथ पूरा विश्लेषण, इसके अलावा सोने का सिक्का जीतने का एक मौका भी। में हम बात करेंगे बिहार में हुए पहले दौर के मतदान की, साथ ही बताएंगे आपको कि फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद बिहार की राजनीति में कौन खुश है या अभी भी सब कंफ्यूज है। इसके अलावा शिवसेना की स्याही वाली राजनीति के संकेत भी समझाने की कोशिश करेंगे। आखिर शिवसेना चाहती क्या है? पहले गुलाम अली का कार्यक्रम नहीं होने दिया और आज सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोत दी, आखिर क्यों? इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज किसने साहित्य अकादमी का अवार्ड लौटा दिया और यह फहरिस्त कहां तक पहुंच गई। और बात आम आदमी पार्टी की भी होगी कि कैसे महंगाई उसे मार गई और अब इस वजह से दिल्ली के आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा। दरअसल महंगाई की भेंट चढ़ गया है आम आदमी पार्टी का एक वादा। तो सबसे पहले बात बिहार चुनावों की, जहां आज पहले दौर की वोटिंग हुई। पहले चरण में 49 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई है। 2010 के मुकाबले वोट फीसद में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कयास शुरू हो गए हैं कि आखिर बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है, किसे फायदा मिलने वाला है। बिहार के नक्शे पर जिलावार मतदान के ये आंकड़े साफ कह रहे हैं कि पहले चरण में वोटिंग तो जमकर हुई। मतदान केंद्रों के बाहर वोट देने के लिए लंबी लगी कतारों ने बिहार में जनतंत्र के उत्सव की नई कहानी लिखी। सियासत के पंडित अपने अपने तरीके से वोट फीसद में हुए इजाफे की व्याख्या में जुट गए। सुबह से ही जो यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें और लाइनें देखने को मिल रही हैं, इसमें जो पुरुष हैं महिलाएं हैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं और सुबह से ही ये लोग लाइन में खड़े थे। पर भाई ये और 5 साल में एक बार आता है और वोट का चोट हमने दे चुका है, हमने दे दिया है, बस दे दिए अपना फर्ज समझकर, कोई मुद्दा नहीं। हम लोग ये सोच के डाला है कि महंगाई कम हो, राहत गरीबों को हो। दोपहर के 3 बजे तक ही मतदान का रिकॉर्ड 2010 के 50% के करीब पहुंच चुका था, जिसके बाद एक सुर में ये चर्चा सामने आने लगी कि बिहार में लोग त्रिशंकु विधानसभा के हालात नहीं देखना चाहते। दरअसल इस बार चुनावी पंडित भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं कि नतीजे का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि कहीं से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जो सीधे किसी एक गठबंधन को विजेता दिखाए। ओपिनियन पोल ने मिले जुले नतीजे दिखाए, किसी में महागठबंधन आगे तो किसी में एनडीए, और अंतर भी ज्यादा नहीं। लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रही है। तो इसके संकेत क्या हैं? वैसे इस सियासी टकराव को भी बढ़े हुए मतदान फीसद की वजह माना जा रहा है। बीफ और आरक्षण के मुद्दे ने मतदाताओं को कितना प्रभावित किया, ये अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लालू ने उछाला तो बीफ के मुद्दे पर वो बैकफुट पर खड़े हो गए। और क्या विकास के मुद्दे पर युवा मतदाताओं ने वोट डाला, यह जाति कार्ड ही हावी रहा। मतदान के दौरान जमुई विधानसभा समेत कई जगहों पर 2 गुटों की मारपीट और छोटी मोटी झड़प भी देखने को मिली। तो कहीं जबरन वोट डलवाने की घटना भी दिखी। बांका जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, कांटे की टक्कर है इन 5 में। लेकिन अगर बात करें हम मंजीरा इलाके की, यहाँ इस पोलिंग बूथ पर सुबह से ही सिर्फ 8 वोट गिरे हैं। कारण है 827 वोटर तो हैं, मतदाता तो हैं, लेकिन आए सिर्फ 8 हैं। लेकिन आए भी हैं तो गुस्से में आए हैं। क्या कारण है जो ये लोग जो आए हैं, जो नहीं वोट दे पाए हैं या वोट नहीं देना चाहते हैं, क्या कारण है जो आप वोट नहीं दे रहे हैं और किस तरह से क्या घटना हुई है बताएं। वीडियो साहब गाड़ी पर से उतरे और बस लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज करने के बाद उसने जबरदस्ती 8 वोट दिलवाए। हालांकि पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त और सामाजिक समझदारी की वजह से कहीं भी खून खराबे की कोई घटना देखने में नहीं आई आज तक भी। ये तो राजनीतिक विरोधियों की बात हुई। मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं। कहने के लिए लालू यादव के समधी हैं, लेकिन उनकी माने तो अभी तक हवा बीजेपी के पक्ष में चल रही थी। बस आरक्षण के मुद्दे ने थोड़ा मामला बिगाड़ दिया। बीजेपी ने बना दिया वो पक्ष में, एक आरक्षण की सवाल उठा के बेमतलब बनना जीत रही थी बीजेपी, सही है। ऐसी लोगों की उम्मीद थी
जो मुझे बताया, लेकिन वो एक ही बयान से उनके अध्यक्ष से कि हम इस आरक्षण पर विचार करेंगे, ऐसे मुद्दा मिल गया वहाँ के लालू जी को नीतीश को। वो मुद्दा से अब जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे वो अब उतने विरोधी नहीं रहे। पहले राउंड की वोटिंग से लग रहा है कि इस बार बिहार में वोटिंग जमकर होगी, तो बढ़े हुए मतदान का मतलब क्या है और पहले राउंड का असर दूसरे राउंड पर किस तरह हो सकता है, ये जानते हैं चुनाव विश्लेषकों से। मुख्य लड़ाई इन्हीं दो एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। हाई पोलिंग का मतलब है, ज़्यादा मतदान का मतलब है कि जनता ने कोई फैसला कर लिया है, या तो इस सरकार को बनाए रखने का या इस सरकार को बदलने का। किसी एक गठबंधन के पक्ष में भारी मतदान होगा। भारी बहुमत से मेरा मानना है कि जो भी गठबंधन जीतेगा वो हंग असेंबली वाली स्थिति नहीं लग रही है। जो सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरीके की चीज़ें हैं उसमें निश्चित रूप से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम आगे हैं, और उसी तरीके से लालू यादव और महागठबंधन का भी जो जोड़ है वो ये बताने की कोशिश करेगा कि ये युवा हमारे साथ है और हमको वोट दीजिए, हमको आगे कीजिए। कि पहले चरण का चुनाव चल रहा था और नरेंद्र मोदी बिहार के जहानाबाद और भभुआ में नीतीश और लालू यादव पर जमकर गरज रहे थे। नीतीश कुमार के मंत्री के रिश्वत की स्टिंग को मुद्दा बनाया तो चुनाव आयोग को भी अलर्ट किया। जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? 4 लाख रुपया जेपी के जन्मदिन पर। जेपी का विरासत का दावा करने वाले जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ। इतना डर, कांप रहे। उनको लग रहा है कि बस गए। अब बिहार की जनता ने 25 साल तक बिहार को बर्बाद करने वाले बड़े भाई और छोटे भाई को विदाई देना तय कर लिया है। बिहार के चुनावी घमासान के बाद अब रुख मुंबई का करते हैं, जहां शिवसेना ने आज पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख मल दी। हम आपको शिवसेना की इस स्याही वाली पॉलिटिक्स का मतलब भी बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज शिवसेना ने क्या कहा और क्या किया। गौर से देखें तो अपने भी पहचान न सके, ऐसा बुरा हाल किया शिवसेना ने बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी का। उस पर से आरोप भी जड़ दिया कि सुधींद्र भारत में पाकिस्तान के एजेंट हैं। जो पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से रेड कारपेट डालते हैं ना, ऐसे लोग कसाब से भयंकर है। हम कसाब से सामने से लड़ सकते हैं, उस पर गोली चला सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये इस देश में ये इंटेलेक्चुअल कसाब है ये सब। मुंबई में सवेरे सवेरे सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब विमोचन से जुड़े कार्यक्रम की तैयारी के लिए अपने घर से कार से निकले ही थे कि शिव सैनिकों ने सड़क पर ही घेर लिया। शिव सैनिकों ने गाड़ी से खींचकर उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। तो कुलकर्णी भी काले पुते चेहरे समेत कैमरे के सामने और कालिख को ही शिवसेना के खिलाफ हथियार बनाने की कवायद शुरू कर दी। काले ऑयल पेंट से मुझे सब कर दिया, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है। कार्यक्रम तो होते ही रहे, होकर ही रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबको सन्मति दे भगवान। सुधींद्र कुलकर्णी विदेश नीति पर थिंक टैंक चलाते हैं, जिसके तहत उन्होंने खुर्शीद अहमद कसूरी को पाकिस्तान की विदेश नीति पर लिखी किताब के विमोचन के लिए मुंबई बुलाया था। शिवसेना कार्यक्रम को लेकर लिखित ऐतराज जता चुकी थी कि सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ और लगातार हमले की घटनाओं के बीच पाकिस्तानी नेताओं के कार्यक्रम उसे मंजूर नहीं है। लेकिन विरोध का जो तरीका शिवसेना ने अपनाया वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो विरोध हर दल ने किया। लेकिन सच ये भी है कि सुधींद्र कुलकर्णी को भी कटघरे में खड़ा करने वाले कम नहीं थे, क्योंकि सवाल ये भी उठा कि कश्मीर के अलगाववादियों के समर्थन पर पाकिस्तान का रुख लगातार अड़ियल बना हुआ है। कूटनीतिक रिश्तों में ठहराव है,
पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच बंद है, तो ऐसे में कुछ लोग जानबूझकर कभी संगीत तो कभी किताब विमोचन के बहाने टकराव पैदा कर रहे हैं। विशेष करके ये काम पाकिस्तानी करते हैं, इसलिए किसी भी पाकिस्तान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये काम कोई भी पाकिस्तान का कलाकार हो उसका कार्यक्रम उखाड़ के फेंकेंगे। सुधींद्र कुलकर्णी और उनके कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार ने जो ढीला रवैया अपनाया उसका नतीजा सरकारी बंदोबस्त पर लगी कालिक के तौर पर सामने आया। कालिक कांड के बाद शिवसेना ने कसूरी का विरोध जारी रखने का ऐलान किया तो सरकार भी हरकत में आ गई। सरकार के सामने साख का संकट था, लिहाजा कसूरी की किताब का विमोचन कार्यक्रम शांतिपूर्वक निपट गया। लेकिन बड़ा सवाल शिवसेना की राजनीति का है, जहां वो बीजेपी के साथ सरकार में है भी और उसी के लिए परेशानी का सबब भी बनती है। अमृता शेड़के के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। इस बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता एल के आडवाणी समेत तमाम दूसरे दलों के नेताओं ने भी सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोते जाने की घटना की निंदा की। सुधींद्र कुलकर्णी पर किसी ने हमला किया और किसने किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी किया उसकी मैं भर्त्सना करना चाहता हूं। मैं भर्त्सना करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कठोर जिससे कि मैं इसकी भर्त्सना कर सकूं। हमारा देश एक सेक्युलर लोकतंत्र है, किसी की हत्या कर देंगे आप क्योंकि आप उसकी राय से सहमत नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र चल सकता है? शिवसेना की हरकत को लेकर तमाम सवाल उठे हैं कि क्या शिवसेना हर हाल में सुर्खियों में रहना चाहती है क्योंकि सरकार में उसकी पूछ कम हो रही है। क्या शिवसेना ने रणनीति के तौर पर सत्ता में रहते हुए भी सत्ता विरोधी रुख बनाए रखना तय कर लिया है ताकि वो सरकार की कमजोरियों के खिलाफ खुद को जनता की आवाज बता सके? और क्या शिवसेना पाकिस्तान विरोध के पुराने एजेंडे पर मजबूती से लौटना चाहती है ताकि जनाधार कायम रहे? सवाल यह भी है कि शिवसेना को डर है कि बीजेपी की छत्र छाया में रहते रहते उसका अस्तित्व संकट में आ सकता है। तो क्या इसीलिए शिवसेना अब देश में हिंदू कट्टरपंथियों का चेहरा बनना चाहती है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी को महंगाई मार गई है और इसका असर आम आदमी पार्टी पर पड़ने वाला है। दिल्ली में किलर बसों की वापसी हो सकती है क्योंकि दिल्ली सरकार अपने वायदे के मुताबिक 11,000 नई बसें नहीं खरीदेगी और वजह है पैसे की कमी। केजरीवाल सरकार की बस पंक्चर हो गई है। सरकार ने इस बार बजट में 11,000 नई बसों का वायदा किया था, लेकिन अब बस खरीदने का प्लान ही ठंडे बस्ते में चला गया है। नई बस खरीदने के बजाय सरकार 1,000 बस प्राइवेट लोगों से किराए पर लेकर चलाने की योजना बना रही है। सरकार के पास बस खरीदने के लिए पैसा नहीं है और अगर बस खरीद भी ली गई तो उसे खड़ी कहाँ की जाए, ये चिंता उससे भी बड़ी है। इसीलिए प्लान अब उल्टा पुल्टा हो गया है। सरकार कहती है कि डीटीसी की बसें प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी, बस उन पर नाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का चस्पा किया जाएगा। दरअसल सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार के पास बस खरीदने का बजट नहीं है। बसें खड़ी कहाँ की जाएं, उनके लिए भी डिपो का इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक दिल्ली में 11,000 बसों की जरूरत है, लेकिन डीटीसी के पास है सिर्फ 4,500 बसें। उनमें भी 700 से ज्यादा बसें ऐसी हैं जो खटारा हो चुकी हैं। सरकार 36 लाख रुपए की बस चाहती है, जबकि बाजार में उसे इसकी लागत 46 लाख रुपए आ रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दावा करने के बावजूद बस नहीं खरीदने का फैसला लिया है। किराए पर चलने वाली बसों के लिए भी फॉर्मूला ढूंढा गया है। मसलन उसमें कंडक्टर डीटीसी का होगा, लेकिन ड्राइवर उस ऑपरेटर का जिसकी बस है। विरोधी दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव को किलर लाइन की वापसी बता रहे हैं, लेकिन योजना को अंतिम रूप तभी दिया जा सकेगा जब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट अपनी मोहर लगा दे। यानी अगर मसला वहां अटका तो सरकार की योजना के मुताबिक किराए की बसें भी अगले साल मार्च तक शायद ही उतर पाएं। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली वाले सरकार की खराब प्लानिंग की वजह से बेबस हो सकते हैं। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। दरअसल एक लंबी लड़ाई के बाद वो किलर बसें, ब्लू लाइन बसें दिल्ली की सड़कों से हटी थीं, लेकिन अब मजबूरी में ही सही क्या उन्हें लौटना पड़ेगा दिल्ली वाले, इस सवाल के जवाब का इंतजार करेंगे। बहरहाल इस बीच साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का एक सिलसिला सा चल निकला है। इसके अलावा और कौन सी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं, आइए खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट।
देश में बिगड़ रहे सामाजिक ताने बाने और बढ़ती सांप्रदायिकता के आरोपों के बीच कवियों, लेखकों और आलोचकों का साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाना जारी है। आज इस लिस्ट में कवि आलोचक मंगलेश डबराल और राजेश जोशी के नाम भी जुड़ गए। इनसे पहले कई भाषाओं के 18 कवि, लेखक, लेखिकाएं साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक साहित्य जगत की 20 नामचीन हस्तियां ये पुरस्कार लौटा चुकी हैं। आजकल जो माहौल चल रहा है, ये माहौल से मुझे बहुत तकलीफ होती है, और किसी के पास से सांस लेने का अधिकार छीन लेना, ये सबसे बड़ी शैतानियत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को बैठक बुलाई है, जिसमें साहित्यकारों की सम्मान वापसी पर आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। पंजाब में कपास किसानों के रेल रोको आंदोलन को खत्म करने के लिए सीएम प्रकाश सिंह बादल की ओर से बातचीत के प्रस्ताव के बावजूद किसानों का रेल रोको जारी है। सोमवार तक रेलवे को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का आकलन है। रोजाना 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो रही हैं। वहीं किसानों का कहना है कि सफेद मक्खी की वजह से 4200 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से बेचे गए नकली कीटनाशक ने किसानों को बर्बाद किया है। बादल सरकार ने 643 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन किसान इसे नाकाफी बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में रेल मंत्रालय ने दखल दिया है, जिसके बाद बादल सरकार ने आज रात तक रेल रोको खत्म कराने का भरोसा दिया है। सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारण रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े कई आवासीय प्रोजेक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। अदालत ने ग्रेटर नोएडा के पटवारी और इटेरा गांव की जमीनों पर बनी रिहायशी इमारतों को अवैध बताते हुए इन्हें 2 महीने के भीतर गिराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने डेवलपर को आवंटित ग्राम समाज और शमशान की भूमि खाली कर ग्राम पंचायत के हवाले करने के आदेश दिए हैं। इधर अदालत के आदेश के बाद फ्लैट बुक कराने वाले लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी का आमरण अनशन छठे दिन भी जारी है। इस बीच डॉक्टरों की टीम ने जगन मोहन की स्वास्थ्य जांच की है, जिसमें उनकी सेहत में तेज गिरावट दर्ज की गई है। जगन मोहन ने किसानों की खुदकुशी का सवाल उठाते हुए मांग की है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार फौरन किसानों का कर्ज माफ करे। दिल्ली में डेंगू ने बीते 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 10,683 तक पहुंच गया है। 1996 के बाद डेंगू के मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अहम ये है कि बीते 2 दिनों में डेंगू के 1,245 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो डेंगू से मरने वालों की तादाद 41 हो गई है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 लोगों की डेंगू से मौत हुई है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के संजय गांधी अस्पताल में एक शख्स के आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने पर अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी तस्वीरों में आग में धूं-धूं कर जलते सतबीर की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मैंने सिलेंडर उठाया, सिलेंडर उठाने के बाद जब अंदर जाने ही नहीं देते, पब्लिक भाग रहे थे इधर कभी इधर, फिर मैं किसी तरह अंदर घुसा, फिर अंदर जब गया तो उसके लगे हुए थे आग लपेट, कैजुअल्टी में भी आग लगा हुआ था उसके शरीर में। सतबीर ने खुद ने आग नहीं लगाई है, सतबीर को मारा गया है। मेरी जिठानी लगती है, मगर उनने मुझे बहुत मारा, मेरे घर वाले को भी बहुत मारा, बाहर से आदमी बुला के चाकू छुरियां चलवाई। अस्पताल में घटी इस घटना ने सुरक्षा बंदोबस्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुदकुशी की कोशिश के पीछे सतबीर के घरेलू झगड़े को वजह बताया जा रहा है। ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में धमाके के जरिए रेड रोड टावर्स की सभी 6 इमारतें महज 7 सेकंड में जमींदोज कर दी गईं। इस दौरान पूरा इलाका धूल और गुबार से अट गया। करीब 292 फीट ऊंची ये 6 इमारतें दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बनी सबसे ऊंची आवासीय इमारत थी। रेड रोड टावर सोसाइटी के मुताबिक ब्लॉक्स तकनीकी वजहों से सुरक्षित नहीं रह गए थे और अब इन्हें गिराकर नए सिरे से बनाया जाएगा। रविवार को जब ये इमारतें गिराई गईं तो इसे देखने के लिए कई लोग मौजूद थे। 7 सेकंड में इमारतें विस्फोट कर उड़ा दी गई, लेकिन 2 बिल्डिंगों का कुछ हिस्सा बच भी गया। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सोने के सिक्के के विजेता और आज का सवाल। आप रहिए खबरदार।